हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इसमें। अब तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, जो छोटी छोटी किताबें बड़ी बातों की सीरीज़ में। क्लास 4th की किताब लेके फिर हम चलते हैं। अभी तक हमने देखा चैप्टर 5 तक हमने ख़त्म कर लिया। ये क्लास 4th की NCERT की बुक है, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा, आपको भी बता देते हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो यहाँ से भी देख ले कि भारत भारत का एक परिचय हो गया। दिल्ली से भारत की ओर, मतलब दिल्ली कैपिटल से हम पूरे भारत की जानकारी की तरफ बढ़े थे। तो भारत की जानकारी में हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में पढ़ लिया, भारत की नदियों और मैदानों के बारे में पढ़ा, और फिर हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भारत का मरुस्थल। ठीक है ना, रेगिस्तान को मरुस्थल क्यों कहते हैं। और अब हमारा अगला चैप्टर है भारत के पठारी भाग। ठीक, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। हम पढ़ेंगे पठार क्या होता है और पठारी भाग कहाँ है, भारत में स्थित है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर पे। लेट्स कम ऑन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, भारत के पठारी भाग। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने भारत के पहाड़ों, नदियों, मैदानों के बारे में जाना। अब हम भारत के पठारी भागों की ओर चलते हैं। ठीक, अब हम और आगे बढ़ गए पठारी भागों की तरफ। क्या आप जानते हैं पठार किसे कहते हैं? पठार पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम उठे पठार जो हैं पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम उठे हुए भूभाग होते हैं। मतलब ज़मीन से ज़्यादा, मतलब वो ऊंचे नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होते, सो लेंथी नहीं होते ये। अगर समझोगे मतलब इनकी बहुत ऊंची हाइट होगी तो नहीं। देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, जो पहाड़ जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पठार होंगे ये ऐसे नहीं होंगे, ऐसे समतल होंगे। ठीक, ऊपर से नुकीले नहीं होंगे, प्लेन में टेबल की तरह समझो, एक मेज की तरह होता है जिस पे किताब उताब रख के हम लोग पढ़ते हैं। घरों में टेबल होता है ना, चाय पानी पीने के लिए भी होता है, गेस्ट रूम में भी होता है, या फिर बुक स्टडी करने के लिए जो हम टेबल यूज़ करते हैं स्कूलों वगैरह में भी मैडम के आगे रखा होता है, वैसे प्लेन होता है। ठीक, जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह ना होकर चपटा और सपाट होता है। जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी की तरह, चोटी की तरह ना होकर वो सपाट होता है, बताया जैसे मैंने, टेबल की तरह। पहाड़ की अपेक्षा पठारों पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पहाड़ की अपेक्षा क्या है? पठारों पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पठार आपस के क्षेत्र से एकदम ऊपर उठा होता है। आसपास के क्षेत्र से जो है कि वो क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। मतलब इतना ऊंचा होता है कि जैसे कि पहाड़ से भी इतना नहीं, लेकिन मिडिल लेवल में होता है, ना ही ज़्यादा ऊंचा ना ही ज़्यादा नीचा होता है, मध्य लेवल में होता है, मिडिल में। तो उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग अधिकतर पठारी है। भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग क्या है, ज़्यादातर वो पठारी क्षेत्रों से आता है। भारत का यह पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। कह रहा है कि जो भारत का पठारी भाग है वो बहुत पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। आपने हिमालय पर्वत और मैदान के बारे में भी पढ़ा। ठीक, अभी तक हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था, हिमालय पर्वत और मैदानों के बारे में। अभी इससे पहले हमने पढ़ा उत्तर मैदान में, उत्तर का जो गंगा और सिंधु नदी वगैरह इनके सहायक नदियों से लाए मलबों से जो बना हुआ मैदान है। कहाँ से? पंजाब से लेके कहाँ तक? बिहार तक का ये क्या है, उत्तरी मैदान में गिना जाता है। ठीक है ना, ये गंगा के जरिए जो मलबे वगैरह लेके आए थे उनसे बना है। पहाड़ हमने पढ़ा, ठीक है। और पर्वतों के बारे में जो भी हमने, पुराना पर्वत कौन सा है, नया पर्वत कौन सा है, ये सारा। सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? हिमालय की ही एक शाखा में है, एवरेस्ट, है ना। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। किंतु पठारी भूभाग इन सबसे पुराना है। अब ये पठारी जो पर्वत, तो अब हिमालय नया है, वो दिन पे दिन क्या होता है, ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो पठार है ये इनसे भी पुराने हैं। ठीक है ना, हाँ, वो इनसे भी पुराने हैं, पहाड़ों से भी पुराने हैं। इस पठारी भाग की जमीन बहुत कठोर और उबड़ खाबड़ है। आओ भारत के कुछ ऐसे पठारों के नाम जाने। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बड़ी क्लासों में भी आता है, जो है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। यही सारे हमें कहाँ दिखाने होंगे? मैप में। तो बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे मैप की। आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गए, 4 पठार हो गए। ठीक, इन पठारों की स्थिति भारत के मानचित्र में देखिए। कह रहा है कि इन पठारों की स्थिति क्या है, भारत के मानचित्र में देखिए।
ये पठार उत्तर में अरावली पर्वत से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। उत्तर में स्टार्टिंग कहाँ है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत देख रहे हो मैप में? जरा यहाँ देखो, आप मैप में देख सकते हो कि अरावली पर्वत ये रहा। अरावली पर्वत से लेके कहाँ है? नीलगिरी तक है, ठीक है ना। नीलगिरी मतलब अब उत्तर में क्या कहा ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीलगिरी, ये दक्षिण के पठार तक यहाँ तक है। और छोटा नागपुर पूरब में चले जाओ तो इधर छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, ये मध्य भारत में है। और मालवा का पठार, ये सारा हिस्सा क्या है? पठारी भाग है, ठीक है। अगर हम मैप में देखते हैं ना, जहाँ आपका डायनासोर बनता है, डायनासोर देखा है ना भारत में, ठीक है। आपको बताया था ये भारत में जो डायनासोर है, ठीक है ना, ये रहा डायनासोर, यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक। ये यहाँ पे इसके पैर समझ लो डायनासोर के, ये रहा, ठीक है ना। ये डायनासोर जहाँ दिख रहा है ना, ये वहीं समझो क्या है कि इसका पहाड़ी, ये बड़ा वाला मुंह, अगर बड़ा वाला बनाओगे तो बड़ा वाला मुंह बना लेना, छोटा वाला देखोगे तो यहाँ देख रखा है, ठीक है ना। ये डायनासोर है। ये डायनासोर जहाँ तक दिखता है वो क्या है? पठारी हिस्सा है, ठीक है ना। इसको डायनासोर को हम और मैप में आपको फिजिकल नहीं, दूसरे मैप में क्लियर करके दिखाएंगे। डायनासोर पूरा बनता हुआ है स्टेटों के हिसाब से, ठीक है। तो मध्य में, सेंटर में, मतलब जहाँ एक डायनासोर की शेप तुम्हें दिख रही होगी, वो सारा लगभग पठारी क्षेत्र में ही आ जाता है, बस इधर वाला हिस्सा छोड़ के, गुजरात वाला, ठीक। आगे चलते हैं। ये तो तुम्हें याद करने के लिए दे दिया, ठीक। और इसके इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में, पूरब में बंगाल की खाड़ी होगी, तो पश्चिम में अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, ठीक है ना। जो एकलौता एक सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से है, और वो कौन सा देश है? हमारा देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसीलिए उसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। इन पठारों के बीच से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों का नाम भी याद करना। इन पठारों के बीच से ये नदियां बहती हैं। पठारों के बीच से कौन कौन सी नदियां बह रही हैं? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना। देखो, इन पठारों की जमीन मैदानी भाग से कम उपजाऊ होती है। जो पठारी भाग होते हैं उसमें कम उपजाऊ होती है, क्योंकि वो बहुत सख्त होते हैं ना, पथरीली होती है। किंतु यहाँ कृषि होती है, और इन्हीं पठारों पर कई गांव और नगर बसे हुए हैं। अरे होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी पठारी क्षेत्रों में खेती होती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ शहर भी बसे हुए हैं, गाँव भी बसे हुए हैं। पठारों के बारे में नज़दीक से जानने के लिए ऐसे ही एक नगर भोपाल के भ्रमण के लिए बच्चों का एक दल विद्यालय की तरफ से गया। भोपाल कहाँ है? कहाँ की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश में है भोपाल, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश, जैसे उसके पेट में डायनासोर के आ जाता है ना, तो वो सब पठारी क्षेत्र था। उनके साथ अध्यापक भी थे। अब यहाँ क्या हुआ? बच्चे कहाँ घूमने गए? भोपाल घूमने गए, ठीक। और भोपाल क्या था? पठारी क्षेत्र था। तो जरा वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो इनका टूर गया हुआ है, आगे की कहानी में पता लगता है वहाँ क्या क्या उन्होंने देखा। तो हम भी देखते हैं और पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं, ओके। तो अब इसमें क्या हुआ? वो बच्चे भी बैठ गए बस में, और किधर चल गए? टीचर के साथ किस तरफ चले? भोपाल की तरफ ना, पिकनिक बनाने। तुम भी बस में बैठ जाओ और तुम लोग भी निकलो कहाँ? भोपाल की तरफ। अब पहुंच गए कहाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मालवा के पठार पर बसा हुआ शहर है। अब ये जो हम पहुंच गए, हम भी पहुंच गए वहीं। अब सपोज करो कि तुम भी बस में बैठ गए और कहाँ पहुंच गए? मालवा के पठार पे, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और पठार कौन सा है जिस पे बसी है? मालवा का पठार। अब भाई बस वहां पहुंच गई मालवा के पठार पे। मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदान से ऊंचा है। उत्तर भारत, दिल्ली की तरफ से जो है कि ये इससे ऊंचा है मालवा का पठार। यदि हम दिल्ली से जाएं तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है। अगर दिल्ली से हम मालवा की तरफ जाते हैं, जैसे हमने ट्रैवल किया, अब हम वहां पहुंच गए, तो इसकी ऊंचाई क्या थी? बढ़ रही थी। उधर पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। इस पठार पर चंबल, बेतवा नदी बहती है। मालवा के पठार पर कौन कौन सी नदी बहती है? चंबल और बेतवा। चंबल वही बीरप्पन वाला, चंदन लकड़ी जो सप्लाई करता था, बड़ी बड़ी मूछे वाला बीरप्पन। अध्यापक बच्चों को
भोपाल शहर घुमाने के बाद 2 झीलों के पास ले गए जिन्हें बड़ा तालाब और छोटा तालाब कहा जाता था। अब 2 झीलों के पास पहुंचती है गाड़ी उनकी, जिन्हें क्या कहते हैं, बड़ा तालाब और छोटा तालाब। इन 2 तालाबों को भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों तालाब को किस नाम से जानते हैं, भोजताल के नाम से। इसी के नाम से शहर का नाम भोपाल पड़ा। भोजताल के नाम से ही क्या पड़ा शहर का नाम, भोपाल। ठीक है ना, तो इतनी चीजें याद रखना और नोट्स में भी अपने लिखना। तो आगे चलते हैं अब। तो ठीक है ना, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब कहाँ घूमने के लिए निकले, भोपाल घूमने के बाद गाइड, भोपाल घूमने के बाद गाइड मतलब जो उनको गाइड करता है ना, जाके वहाँ पे एक गाइड ले लेते हैं, वो जाके आगे बताएगा ये यहाँ पे देखिए ये ऐसी चीज़ है, ये इन्होंने बनवाया, वो इन्होंने बनवाया। तो आगे बढ़ी, उनको विदिशा जाने की सलाह दी। अब जो गाइड है ना उनको सब पता होता है, ठीक है, वो अनपढ़ गवार होते लेकिन बहुत सी भाषा भी जानते हैं बोलना, इंग्लिश उन्हें एकदम फ्रैंक आती है, लिखना नहीं आता। वो सबसे बात कर लेते हैं हर भाषा में, लिखना कुछ भी नहीं आता उन्हें। और उनको सब पता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, और वो जाके बस बताते कि यहाँ से अब हमें कहाँ, विदिशा जाना चाहिए। क्यों, सभी बस से विदिशा की ओर रवाना हुए। हम भी चल दिए फिर किधर, बस कहाँ चल दी, विदिशा की ओर। उत्तर की ओर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद बस घुमावदार रास्ते से नीचे उतरने लगी। घुमावदार रास्ता मतलब वो गोल गोल पहाड़ों की तरफ ऐसे, और वो नीचे की तरफ उतरने लग गई। ठीक, वैभव ने पूछा, हम किसी पहाड़ पर तो चढ़े नहीं, फिर यह ढाल कैसे आ गई। अब वो क्योंकि वो जो मालवा का पठार का है दिल्ली से तो ऊंचा है ना, ठीक है ना। अब वो सोचने लगा कि मतलब वो ऊंचाई है, कह रहा कि हम जो किसी पहाड़ पे तो चढ़े नहीं, लेकिन ये बस गोल गोल नीचे क्यों जा रही है ढाल पे। गाइड ने सबको बताया कि भोपाल पठार से नीचे उतर रहे हैं। गाइड ने बताया कि मतलब भोपाल के पठार से हम क्या है, नीचे उतर रहे हैं, मतलब मीन्स मालवा के पठार से हम नीचे उतर रहे हैं। विदिशा का पठार भोपाल के पठार से कम ऊंचाई पर है। अब यहाँ कौन सा पठार आ गया, दूसरा पठार हमने कौन सा पढ़ा, विदिशा। ठीक, बस और मालवा का पठार ऊंचा था किससे, विदिशा के पठार से। ठीक, तो अब हम उससे नीचे उतर रहे हैं, कौन से पठार पे गए, विदिशा के पठार पे। उसने आगे बताया, विदिशा विंध्याचल के पठारी भाग पर बसा शहर है। अब ये आ गया विंध्याचल का पर्वत जो उसका पठारी भाग है उस पे बसा हुआ शहर है। विंध्याचल पर्वत के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, मिर्जापुर इलाहाबाद के पास से लेके मध्य प्रदेश तक है ना। वो मिर्जापुर में बहुत फेमस मंदिर है विंध्याचल का मंदिर, अगर गए होगे तो देखा होगा, यूपी वाले। बेतवा नदी यहां से भी होकर गुजरती है। अब विदिशा पठार के पास कौन सी नदी गुजरती है, बेतवा नदी। एक एक चीज याद रखना, ठीक है ना। सुम्मी ने नीचे झुककर कहा, मिट्टी का रंग कैसा है। भाई अलग चीज देखी ना, तो एक बच्चा लड़की उसने नीचे देखा, कह रहा ये मिट्टी का रंग कैसा है, ये तो अलग ही लग रहा है। अध्यापक ने सबको बताया कि इस पूरे पठारी भाग में ज्यादातर स्थानों की मिट्टी काली है। और काली मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि यहाँ की जो मिट्टी क्या है, काली है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला, कपास की खेती किस में अच्छी होती है, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ मिली हमें, भोपाल में, विदिशा के पठार पे जो विंध्याचल से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ काली मिट्टी में उपजाऊ अच्छी होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छी फसल होती है। बच्चों की रुचि देखकर अध्यापक उन्हें पठारी भाग में स्थित एक गांव में ले गए। अब बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए तो उनको लेके कहाँ गए, पठारी भाग में। ठीक, तो अब बच्चे कहाँ चले गए, गांव की तरफ, एक गांव में ले गए, ठीक है ना। गांव वहाँ के लोगों से मिलाने के लिए, उन्हें घुमाने के लिए। तो वो गांव की तरफ जाने से पहले हम जो ये ब्रैकेट में हमारा जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ काम की चीज़ें दी हैं, इसको जरा हम देखते हैं। जानने योग्य तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट बातें। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप विदिशा में ही है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सांची का स्तूप है ना, ये यूपीएससी बड़े बड़े लेवल में क्वेश्चंस में
ठीक है ना, ठीक, उसमें पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन, है कि नहीं। ये जैसे बड़े बड़े एग्जाम जो आ जाते हैं, IAS PCS के एग्जाम होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है। सांची का स्तूप किससे जुड़ा हुआ है? गौतम बुद्ध से, ठीक है ना। और कगार दीवार के समान ऊंचा और खड़ा ढाल जो प्राय पठारी क्षेत्र में होता है, उसको क्या कहते हैं? कगार कहते हैं। पठारी भाग जो ढाल होता है दीवार की तरह, उसे क्या कहते हैं? कगार, कगार। अब आगे चल, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुंची फिर ये? कगार के बारे में हमने जान लिया, ढाल पे होता है। तो गाड़ी कहाँ पहुंचती है इनकी? कगार के तले बसा गांव, ठीक, उसके नीचे जो बसा गांव था ढाल पे, उसके पास विदिशा से चलने पर बालमपुर गांव आ गया। अब बच्चों कहाँ पहुंच गए हम? बालमपुर गांव, बस वहाँ पहुंच गई बालमपुर गांव में। यहाँ स्थानीय नदियाँ पठार के कगार से उतरती हैं। अब ढाल है तो वहाँ की लोग जो नदियाँ हैं वो क्या करेंगी? नीचे की तरफ पानी का ढाल जाएगा। अपने साथ कंकड़ बालू आदि लाकर कगार के पास वाले क्षेत्र में छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अब सपोज करो यहाँ ऊपर से नदी आ रही है, बालू मिट्टी ला रही, अब यहाँ पे ढाल है, फिर यहाँ से, तो यहाँ जब झम से गिरेगी ना, पानी यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ सारा क्या करेगी? बालू मिट्टी रेत छोड़ देगी और पानी आगे बढ़ जाएगा और ये जमता चला जाएगा, है ना। कगार से कुछ दूर गांव के समतल हिस्से पर काली चिकनी मिट्टी की जमीन है। अब कगार से जो थोड़ा आगे जो गांव था, कहाँ पहुंचे थे? बालमपुर गांव से आगे चल के कौन सी मिट्टी मिली? काली चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पता ना, एकदम चिकनी चिकनी होती है जिससे खिलौने उलौने बन जाते हैं। यह काफ़ी उपजाऊ होती है, कह रहे कि वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, जैसे मतलब उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में कगार से उतरते स्थानीय नालों पर छोटे छोटे बांध। अब जो वहाँ के जो नाले थे ना, वो ढाल पे जाते जाते, जैसे अब ये ढाल पे ऐसे पानी जा रहा है, तो यहाँ जगह जगह छोटे छोटे बांध बने हुए थे, क्योंकि इधर के लेवल के लोगों को पानी नहीं मिलता, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाता है तो इसको बांध देते, फिर इससे ये भर जाता तो आगे पानी जाता, ये भरेगा तो आगे, ये भरेगा तो आगे, तो यहाँ ये भर जाता तो इस यहाँ के लोगों को क्या है? पानी आसानी से मिल सकता है। बांध में ये फायदा होता है। बांध बनाए गए हैं, इससे दो लाभ होते हैं। लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, दूसरे नदी के साथ आए कंकड़ पत्थर बालू कण रेत तक नहीं पहुंच पाते। अब वो कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, वहीं तक रह जाते हैं और रेत तक नहीं पहुंच पाते। रेत भारी होती है, वो उसके साथ पानी के साथ बह के आगे बढ़ जाती है, और वो जहाँ बांध बनाते हैं वो वहीं बैठ जाती हैं। जैसे बाल्टी में हम पानी भर लेते हैं, धूल मिट्टी रेत जो होता है उसमें बैठ जाता है और उसके ऊपर वो पानी आगे जाता है। टंकी भरते रहो, रोज भरते रहो, नीचे देखो एक दिन बहुत सारी धूल मिट्टी आती है ना पानी में, तो बह के उसके साथ जो आती है तो बैठ जाता है। इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं, और वो खेतों में नहीं जाते, तो इसलिए कंकड़ पत्थर खेतों में नहीं मिलते और बच जाता है खेत। गांव के किसानों ने कुएं भी बनाए हैं, लेकिन पठारी, कह रहे गांव के लोगों ने, किसानों ने क्या कुएं भी बनाए, लेकिन पठारी भागों में कुएं बहुत कम बनाए जाते हैं, क्योंकि पथरीली होती है और कुएं जल्दी आसानी से बनते नहीं, पत्थर तोड़ तोड़ के कुएं की खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? आलोक ने पूछा। अब आलोक ने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ कुएं क्यों नहीं बनते जल्दी? गुरुजी, मेरे गांव में तो कई कुएं हैं। अब वो जैसे हमारे यहाँ चले जाओ, गांव में चले जाए, यूपी में चले जाओ, और जगह चले जाओ, तो वहाँ कुएं मिल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ थोड़ी ना हर जगह कुआं मिलेगा। राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पानी कम होता है तो नीचे कुआं होता है, हर जगह कुआं नहीं खोदा जाता। तो कहते हैं गुरुजी, तुम्हारा गांव उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पानी जमीन के नीचे कम गहराई में ही मिल जाता है। पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, अतः वहाँ पानी मिलना मुश्किल होता है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा यहाँ पे फिर हम एक बार देख लेते हैं, स्वयं करके देखें। चौड़े मुंह वाले 2 बर्तन लीजिए, एक में बगीचे से लाई हुई साधारण मिट्टी में बालू मिलाकर रखिए, दूसरे में कठोर पत्थर के टुकड़े रखो, दोनों में धीरे धीरे पानी डालो और ध्यान दो बर्तन में पानी नीचे चला जाता है और किस में पानी ऊपर रह जाता है। कह रहे किस में पानी नीचे चला जाता है और किस में ऊपर। जो रेत होगी, जो बारीक रेत होगी, उसमें पानी नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो नीचे बालू बैठ जाता है, और कंकड़ पत्थर वाले में पानी नीचे तक जाएगा।
और पत्थर में गैप होता, वो पानी उसमें भरता रहेगा और लेकिन वो बहेगा नहीं, और वो रेत नीचे से उठ के ऊपर पानी में मिलेगी और बहना शुरू हो जाती है। अतः बहुत गहराई में मिलता है पानी, इसीलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं। पानी की ज़रूरतें तालाब से पूरी की जाती है, अध्यापक ने समझाते हुए कहा। और पानी की ज़रूरत वो कहाँ से पूरी कर लेते हैं? तालाब से। पठार के गांव में खेती। अब पठार में खेती, जैसे अभी हमने कहा कि थोड़ी बहुत खेती तो हो जाती है, लेकिन होती कैसे है? बांध तो बांध लिया, सिंचाई के लिए पानी भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन सिंचाई करेंगे कहाँ? जब खेती करेंगे तब ना करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अध्यापक ने कहा कि गांव जाएं और खेतों की तरफ ना जाएं तो गांव आना अधूरा होता है। गांव जाएं और हम खेत ना घूम के आए तो समझो गांव घूमा ही नहीं, है कि नहीं? गांव में अच्छी अच्छी फसल होती हैं, लहराती हरी हरी। अभी चले जाओ इस टाइम में गांव, देखो सारा गांव पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक सब हरा हरा मिलेगा एकदम। गेहूँ सरसों वरसों साग वाग सब बोए होंगे। गाइड ने एक स्थानीय किसान महावीर को साथ ले लिया। अब एक उन्हें किसान मिल गया साथ में, महावीर साथ ले लिया। बच्चों ने अध्यापक और गाइड को छोड़कर महावीर को ही घेर लिया। अब बच्चे जो वो गाइड किसान था उसी को घेर लिया, उनसे से पूछना शुरू कर दिया। नूरी ने उछलकर पूछा, यहाँ आप किस चीज़ की खेती करते हैं? महावीर ने बताया कि यहाँ गेहूँ चना मसूर की खेती की जाती है। कौन कौन सी खेती वहाँ होती है? गेहूँ चना और मसूर की खेती की जाती है। हम फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। फसल को बोने से क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ पशुओं के लिए चारे की कमी रहती है, इसलिए यहाँ किसान बड़े पैमाने पर पशुपालन नहीं करते। क्यों? वहाँ उनके लिए चरने के लिए तो कमी होती है, चारे के लिए कमी होती है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे जानवर वानवर नहीं पाले जाते, जैसे गाय भैंस नहीं पाली जाती। अपने घरेलू उपयोग के लिए ही पशु पालते हैं, घर में ही दूध खाने के लिए बस उतना ही वो पालते हैं गाय भैंस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी खाने पीने की दिक्कत होती है। महावीर ने बच्चों को एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठाया और बताने लगे, पहले इन पठारी भागों पर बहुत घने जंगल थे। इसमें सांभर, चीतर होता है, ये चीतल लिखा हुआ है, चीतर, तेंदुआ, शेर, रीछ मतलब भालू आदि रहते थे। यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते थे? सांभर, चीतर, तेंदुआ, शेर, रीछ, ये सारे जानवर इसमें पाए जाते थे। लेकिन जंगल कटने से अब जंगली जानवर भी कम हो गए। अब जंगल भाई मतलब अगर तुम्हारा घर ही गिर जाए तो तुम भटकोगे ही ना। तो जानवरों का घर क्या है? जंगल। और पेड़ रहते हैं तो पेड़ पे चिड़िया भी रहती हैं, है कि नहीं? नीचे बड़े जानवर रहते हैं, पेड़ों पे चिड़िया उड़िया भी रहती हैं, और उनके नीचे भी छाए में जमीन में गड्ढा खोद के बहुत से जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं ना। अब जंगल ही कट गया तो सब खत्म हो जाता है, तो वो भी बेचारे भटकते हैं, उनका घर नहीं होता, इसीलिए उनको भटकते इधर उधर हैं तो जो इंसान उनको मार देते हैं। रोड पे निकल के आए, गाँवों में चले जाए तो मार देंगे सब, तो इससे बेचारे वो लुप्त होते चले गए। बहुत से जानवरों की प्रजातियां संकट में चल रही हैं। अब पहाड़ियों के बीच जंगलों में आदिवासी रहते हैं। अब जंगलों में क्या है? आदिवासी रहते हैं। ये जंगलों में तेंदुपत्ता शहद इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना? तेंदुपत्ता और शहद वगैरह जंगलों में जो मधुमक्खी छत्ता उत्ता लगाती हैं वहाँ से शहद इकट्ठा करके ये बाजार में बेचते हैं, बाजार में बेच के पैसा कमाते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने, जो तेंदुपत्ता होता है वो बीड़ी बनाने के काम आता है, बीड़ी का बंडल, ठीक है ना? जंगल से ही उनका जीवन यापन होता है, वो जंगल में ही वही सब काम करके शहद वहद बेच के, जड़ी बूटी बेच के, उनसे ही वो अपना जीवन चलाते हैं। आजकल सरकार जंगलों को काटने से बचा रही है, मतलब सरकार कह रही है ना कि जंगल ना काटो, जंगल बचाओ, ठीक। साथ ही नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। इस काम में गांव वालों को भी रोजगार मिलता है। अब जो वहाँ जो लोकल में लोग रहते हैं ना पास में, तो उनको पेड़ लगाने के लिए पैसे मिलते हैं, रोजगार मिल जाता है। रोजगार मतलब जो उनको पैसा मिले काम करने से। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं आदिवासी किन्हें कहते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, ठीक, जंगलों में ही अपना फल फूल खाते हैं, शिकार करते हैं, उसी में ही अपना जीवन यापन करते हैं।
जंगलों में ही वो अपना रोजी रोटी सब चला रहे होते हैं, वो आदिवासी हैं। बालमपुर में मकान स्थानीय रूप से मिलने वाली, ठीक है ना, मकान स्थानीय रूप से मिलने वाली चीज़ों से बने हैं। वहाँ के जो चीज़ें पत्थर वत्थर मिलते हैं वही सारे जोड़ जाड़ के जो भी चीज़ें वहाँ की मिल जाती हैं उसी से घर बनाते हैं। गांव वाले पत्थर और मिट्टी से जोड़कर दीवारें बना लेते हैं। कह रहे कि गांव वाले पत्थर और मिट्टी से जोड़ के दीवारें बना लेते हैं। लकड़ी, बांस एवं स्थानीय घास की सहायता से छत बनाते हैं। कुछ लोग छत को खपरैल, मिट्टी की टाइल्स जो गांव वाले स्वयं बनाते हैं। देखा होगा गांव में खपड़ेला वगैरह जो बना होता है, नाली ऐसे नाली पतली सी बनी होती है, चौड़े चौड़े उस पर लगा के मिट्टी रख रख के बना देते, तो मिट्टी पका के उसमें बरसात में वो टपके ना पानी बनाते। तो ऐसे यहाँ पे भी कई घरों में छत भी पत्थर के टुकड़े, बड़े टुकड़ों से बना ली जाती है। कहते कई घरों में तो बड़े बड़े पत्थर रख के छत भी बना ली जाती है। पठारी भागों में पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के लोग कगार से पत्थरों के नए टुकड़ों को काट लेते हैं। इन टुकड़ों को यहाँ अलंगा कहते हैं। जो वो पत्थर के टुकड़े काटते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? वो अलंगा कहते हैं। एक और वर्ड मिल गया, अलंगा। ठीक, तो पत्थर के टुकड़ों को अलंगा कहा जाता है। यातायात के साधन के रूप में यहाँ बैलगाड़ी, छोटे छोटे मोटर वाहन चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कच्ची सड़कें पक्की हो गई। इससे ट्रकों एवं बसों के चलने में आसानी हो गई। पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने वहाँ पे सड़कें पक्की बना दी। तो जब सड़कें पक्की हो गई तो लोगों को आने जाने की सुविधा हो गई, क्योंकि बस गाड़ियाँ चलने लग गई। बच्चों ने पूछा, काका, बच्चों ने महावीर जी से पूछा, काका क्या इधर के सभी गांव ऐसे ही है? तो उन्होंने, बच्चों ने पूछा, सारे गांव ऐसे हैं जैसे ये हैं? महावीर ने कहा, हाँ, पठारी भागों के सभी गांव लगभग ऐसे ही हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक नहीं होती। कह रहे हैं यहाँ पे क्या ज़्यादा बारिश नहीं होती। पूरे पठारी भाग में, उत्तरी भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड होती है। कह रहे हैं ज़्यादा ठंडी और गर्मी होती है उत्तरी भाग में। और पठार के दक्षिण भाग में गर्मियों एवं सर्दियों में तापमान ज़्यादा अंतर नहीं होता। कह रहे दक्षिण भाग में क्या होता है, वहाँ का तापमान ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक ही जैसा लगभग रहता है। हाँ, इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कह रहे इन पठारों में देश के लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब खजाने की बात आई तो सभी चकित होंगे ना, हैरान होंगे। तो ऐसे ही एक ने पूछा, खजाना? वैभव ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है खजाना? हैरान हो गया, चकित, सरप्राइज, ठीक है ना। इन्हीं पठारों में कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा। खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कोयला, लोहा, तांबा। इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकाल लेते हैं। जमीन में खुदाई करके इसको निकालते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए स्पेशल है। हर्ष ने धीरे से कहा, गुरुजी, हमें उन जगहों को भी दिखाइए जहां से यह खनिज निकाले जाते हैं। कह रहे कि अब सुनने के बाद तो वो कहने लगेंगे हमें भी देखना है कहां से खनिज निकाले जाते हैं। बच्चों, इन स्थानों को खान कहते हैं। कह रहे कि जहाँ पे ये सब खनिज पदार्थ खोद के निकाले जाते हैं उनको खान कहा जाता है। ठीक, इन स्थानों पर हम अगली बार आएंगे जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे। अब उनके सर कहते हैं कि अब यहीं तक का ट्रिप आज हमारा है और अब हम अगली बार आएंगे जब तुम थोड़े और समझदार हो जाओगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे, तब हम तुम्हें वहाँ लेके जाएंगे। और फिर वहीं से बस रिटर्न होती है। ठीक, अध्यापक ने कहा, अब आप सभी चलिए और बस में बैठ जाइए। तो हम लोग भी वापस बस में बैठ गए। सब बैठ गए। हमें शाम होने से पहले होटल लौटना था और हम लोग वापस किधर रवाना हो लिए? अपने घर की तरफ, होटल की तरफ। हम भी गए घूमने तो होटल में गए। ठीक, अब हम लोग भी कहाँ गए? वापस। और फिर वहाँ से बाद में घर आएंगे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। चैप्टर हो गया समाप्त। हमने ट्रिप भी कर ली, घूम भी लिया। कहाँ तक घूम के आए? मालवा के पठार तक और भोपाल
मालवा के पठार से आगे कहाँ गए? कौन सा पठार? नहीं, विंध्याचल से ही जुड़ा था। कौन सा? नागपुर तो गए नहीं। कौन सा पठार था? तो दूसरा पठार कौन सा था? विदिशा का। ठीक है ना, ध्यान रख। हाँ, विदिशा का पठार जो उससे क्या है, नीचे है, मालवा के पठार से ढाल में, और मालवा का पठार ऊंचा है। अभी इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।